चलें जी, पेज 335। व्हेन द गुड्स और सर्विसेज आर कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट। कल हमने कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम पढ़ना है। कस्टमर लॉयल हो जाए तो हम उसे पॉइंट्स ऑफर करते हैं। फूड पैंडा में भी पॉइंट्स देते हैं, क्रीम वाले भी पॉइंट्स देते हैं। तो कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम पढ़ना है। इधर आओ। पेज नंबर कभी भी नहीं मिलेगा ये, क्योंकि पेज है 335, 334 के अगला वाला ना, इसलिए। ओके चीज़ें खुद अपने अंदर अलग हैं। एक सवाल ये होता है, एक होता है चीज़ें सेलर भी अलग बेच रहा है। ओके, आखिरी लाइन में नजर आ रहा है जो लिखा हुआ है? नहीं नजर आ रहा? अच्छा, वो कोई नहीं, आप में मसला है। डॉक्टरों से तो बेहतर ही है। चीज़ें खुद अपने अंदर अलग हैं और चीज़ें सेलर भी अलग करके बेच रहा है। ओके, आज क्या पढ़े ऑडिट में? इंटरनल कंट्रोल्स। स्ट्रांग कर लें फिर, इंटरनल कंट्रोल्स। अच्छा, अब मोहतरम सवाल ये है, स्टैंडर्ड 2 सवाल पूछता है। एक गुड और सर्विस डिस्टिंक्ट समझी जाती है अगर ये दोनों बातें पूरी हों। फिर नोट करने दूंगा मैं। एक गुड और सर्विस डिस्टिंक्ट समझी जाती है अगर ये दोनों बातें पूरी हों। क्या दो बातें? आप दुकान के ऊपर गए और दुकानदार ने कहा भाईजान आप प्याज ले लें हमसे, टमाटर ले लें और आप चिकन ले लें। क्या ये चीजें अपने अंदर अलग अलग हैं? अच्छा, क्या चीजों को सेलर ने भी अलग अलग करके बेचा है? हाँ, तो सेलर ने एक शॉपर में प्याज डाल दी, एक शॉपर में टमाटर डाल दिए, सेलर ने भी अलग अलग करके बेचा है और ये चीजें अपने अंदर भी अलग अलग हैं। तो कैसी सूरत में मैं कह सकता हूं कि दोनों बातें पूरी हो गई? अगर दोनों बातें पूरी हो गई तो आप बता दें सेलर ने कितने वादे किए थे? 3। प्याज बेचना, टमाटर बेचना और चिकन बेचना। आलू पता नहीं कहां से आके बीच में, आलू शायद पता नहीं, मैंने तो नहीं बोले। अच्छा, अ गुड और अ सर्विस इज अलग अलग अगर दोनों बातें हो जाएं पूरी। दोनों बातें कैसे पूरी हों? इसके लिए जरा इन दोनों की इंग्लिश पढ़िएगा। कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम टमाटर। कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम टमाटर ऑन इट्स ओन। खुद टमाटर से बेनिफिट ले सकता है, और टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज दैट आर रेडिली अवेलेबल टू कस्टमर, या कोई अदर रिसोर्सेज अवेलेबल हों उनको मिला के बेनिफिट ले सकता है। अच्छा, अगली बात आपको समझ नहीं आई, वो मैं आपको समझाता हूं एक और मिसाल देके। यहां तक समझ आया? कस्टमर कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम द टमाटर ऑन इट्स ओन। खुद बेनिफिट ले सकता है, घर जाके नमक डाले और खा ले। मैं एक मिसाल दे रहा हूं। अच्छा, अगला सवाल। मैंने दुकान पे गया, मैंने दुकान पे जाके कीबोर्ड लिया, दुकानदार ने मुझे कीबोर्ड बेचा। दुकानदार ने कहा कंप्यूटर, आपने कहा सॉरी आपको क्या मसला है, मुझे कीबोर्ड चाहिए ना, और आप उठा के चले गए, बस पैसे दे दिए, आप लेके चले गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट सब खत्म हो गया। अच्छा, क्या मैं इससे बेनिफिट ले सकता हूं ऑन इट्स ओन? कीबोर्ड से बेनिफिट ले सकता हूं ऑन इट्स ओन खुद? इससे क्या बेनिफिट लेना है मैंने? लेकिन क्या मैं इससे बेनिफिट ले सकता हूं टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज दैट आर रेडिली अवेलेबल टू कस्टमर? घर में कंप्यूटर पड़ा होगा, कोई लैपटॉप पड़ा होगा, अदर रिसोर्सेज, और वो रेडिली अवेलेबल हैं, किसी और से जाके खरीद लूं, घर के अंदर पड़ी होंगी, मार्केट में रेडिली मिल रही हैं ऐसी चीजें। ओके, दोनों बातें समझ आ गई? चीजें अपने अंदर कब अलग समझी जाती हैं? या तो आप उनसे खुद बेनिफिट ले लें, या मेरी सारी डिस्कशन अभी अगले 5 मिनट सिर्फ इस पे होगी। इस पे डिस्कशन मैं बाद में करूंगा, मेरी सारी डिस्कशन इस पे होगी। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं पैरा 26 का पहला बुलेट। कौन सा पैरा?
27 का कौन सा बुलेट? फर्स्ट बुलेट। सेकंड बुलेट इंशाल्लाह जब मैं मारूंगा तब आपने देखना है। पैरा 27 का पहला बुलेट, और अब मैं शुरू करने लगा हूं पैरा 28। ओके, उर्दू का फिक्र है, चीजें खुद अपने अंदर अलग अलग हैं, ये कैसे हो सकती हैं बताएं। या तो आप खुद उन चीजों से बेनिफिट ले सकें, आगे बोलें, या बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रही है आज, और टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज दैट आर रेडीली अवेलेबल टू द कस्टमर। इसमें मिसालें साथ साथ में लिखता रहता हूं, एंड पे आपको तस्वीर खींचने दूंगा। आपने दुकान से टमाटर लिए, आई कैन टेक बेनिफिट ऑन इट्स। मैंने दुकान से जाके कीबोर्ड लिया, आई कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम द अदर रिसोर्सेज रेडीली अवेलेबल टू मी। नेक्स्ट, हमने कहा थोड़ा सा जरा समझाओगे ये तुमने लिखा क्या है? ओ कहते हैं अच्छा, कहते हैं ये फिर मेरी तरफ से हो गया। मैंने कहा ये तो स्टैंडर्ड नया नया है, ये तुम क्या लिखना चाह रहे हो? कहते हैं ये मेरी तरफ से। कहते हैं ये लो बबलू। हमने कहा अच्छा ठीक है बोलो। कहते हैं आ कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम गुड और सर्विसेज इफ द गुड और सर्विसेज कुड बी यूज्ड। टमाटर यूज कर लें, कंज्यूम कर लें, या सेल कर दें उसको महंगा फॉर एन अमाउंट डेट इज ग्रेटर देन स्क्रैप वैल्यू। कुछ भी कर दें, यूज कर सकते हैं यूज कर लें, कंज्यूम कर सकते हैं कंज्यूम कर लें, बेचना चाहते हैं बेच दें, कहते जो मर्जी करें, स्क्रैप वैल्यू से महंगा बेच दें, और अदरवाइज जरूरी नहीं है सब कुछ करें, यूज भी कर लें तो मेरी नजर में लगे, बेच दें आगे फिर भी मेरी नजर में लगे, और अदरवाइज हेल्ड इन अ वे, या किसी भी तरीके से उसको रखें और उससे क्या कमाएं, इकोनॉमिक बेनिफिट कमाएं, चटनी बना के बेच दें, जो मर्जी करें उसकी टमाटर की। नेक्स्ट, चिन मिन चिन चुप। इफ अ गुड इज रेगुलरली सोल्ड सेपरेटली, अगर कोई चीज आमतौर पे अलग अलग बेची जाती है, दिस वुड इंडिकेट दैट कस्टमर जनरली कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड ऑन इट्स। अगर कोई चीजें सेपरेटली बेची जाती हैं, इसमें थोड़ी सी तफसील है जो आई कैप्टन ने डाली हुई, बाय अस और अदर सेलर्स, बाय अस और अदर सेलर्स। अगर कोई चीजें रेगुलरली बेची जाती हैं बाय अस, और दिस वुड इंडिकेट दैट कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस गुड ऑन इट्स ओन। आप खुद इनसे फायदा ले सकते हैं, और इन कंजंक्शन विद अदर अवेलेबल सोर्सेज। इस दूसरी लाइन को अब मैं आपको समझाने लगा हूं। आपने आईफोन खरीदा, उन्होंने कहा कि जी हमने आपको आईफोन भी बेचा है और आईएएस सॉफ्टवेयर भी बेचा है। अब ये चीजें खुद अपने अंदर अलग अलग हैं। कैन यू बेनिफिट फ्रॉम iOS सॉफ्टवेयर ऑफ आईफोन ऑन इट्स ओन? क्या आपके पास कोई और रिसोर्स अवेलेबल है? मिसाल के तौर पे आपके पास घर के अंदर कोई और मोबाइल किसी कंपनी का अवेलेबल है, तो क्या उसके साथ आके ये अटैच हो सकते हैं? ये कीबोर्ड की तरह मेरे ख्याल से ऐसी चीज तो नहीं है कि क्या बाकी लोग इसको बेच रहे हैं अलग अलग, किसी और कोई और कंपनी इनका iOS सॉफ्टवेयर बेच रही है जो ये इंस्टॉल कर सकें इसमें? बिल्कुल नहीं, कंपैटिबिलिटी बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो कई दफा चीजें दिखने में लगेंगी दो, लेकिन वो अपने अंदर ही अलग अलग नहीं होंगी, बल्कि वो क्या होंगी? एक होंगी। ठीक है, एप्पल फोन, बोले 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 बोले, एप्पल फोन एंड iOS सॉफ्टवेयर, ये दोनों चीजें, इनको दोनों को इकट्ठा कह सकता हूं एक अलग चीज, लेकिन फोन अलग सॉफ्टवेयर अलग, ये शायद अजीब सी बात हो जाए। चलें सब मुझे पढ़ लेने दें दोबारा। कैन यू टेक बेनिफिट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर ऑन इट्स ओन? क्या करेंगे? हद होगी, यस बोल रहे हैं। कैन यू टेक बेनिफिट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर ऑन इट्स ओन? कैन यू टेक बेनिफिट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज दैट आर रेडीली अवेलेबल टू यू? कैसे? मोबाइल तो उन्हीं से लेना पड़ेगा आपको, या उन्हीं का कोई और मोबाइल पहले आपके पास होगा, जो भी होगा, तो मोबाइल तो आपको लेना पड़ेगा ना उसके लिए। तो उसी मोबाइल के साथ वो सॉफ्टवेयर है, वो जो दूसरा सॉफ्टवेयर होगा
क्या मतलब, वो जो आपका दूसरा मोबाइल होगा उसके पास तो दूसरा सॉफ्टवेयर होगा। चीज को ज्यादा मिक्स ना करें ना, दूसरे मोबाइल में तो दूसरा अपना सॉफ्टवेयर होगा, इस मोबाइल के साथ एक अपना सॉफ्टवेयर है, तो इनको आप आपस में को मिक्स करेंगे फिर तो हर चीज ही मिक्स हो जाएगी इस तरह। तो आई रिपीट, द कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी, डू नॉट मिक्स इट अप। द कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड ऑन इट्स ओन। क्या आप सॉफ्टवेयर से खुद फायदा उठा सकते हैं? जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी जल्दी, अब जबरदस्ती चीजें नहीं करनी, सादा सादा सी बता। एंड कैन यू टेक द बेनिफिट फ्रॉम अदर रिसोर्सेज, किसी और कंप्यूटर में, किसी और मोबाइल में, किसी और कंपनी के सैमसंग के मोबाइल में उसको डाल के क्या फायदा उठा सकते हैं? तो इस तरह तो फिर दुनिया की कोई भी चीज आप नहीं कर सकेंगे। जिस तरह आप कह रहे हैं कोई और आईफोन मेरे पास पड़ा हुआ है तो उसमें करके, फिर तो वो स्टैंडर्ड बस खत्म हो जाएगा, फिर क्या फायदा। तो इसलिए बोलें, क्या जो हम लोग मोबाइल खरीदते हैं आमतौर पे पूरी दुनिया के अंदर, तो मोबाइल आता है या मोबाइल और सॉफ्टवेयर आता है? तो वही मोबाइल होता है, उसमें वही वाला सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन वो दोनों चीजें क्या अलग अलग हैं या एक ही हैं? एक ही हैं। क्लियर हो गया? तो कीप इट वेरी सिंपल बिकॉज इट इज सिंपल। अच्छा, इफ अ गुड और सर्विस इज रेगुलरली सोल्ड सेपरेटली, सॉफ्टवेयर रेगुलरली सेपरेटली सोल्ड नहीं हो रहे। उनसे कहते हैं आप आईफोन वाला से मुझे सॉफ्टवेयर बेचो, सॉफ्टवेयर तुम्हें बेचें, चपेड़ मारेंगे तुम्हें। तो इस बात को उसने क्लियर किया, जिनके माइंड में कंफ्यूजन आई है। उसने कहा इफ आ, बोले इफ आ गुड और सर्विस इज रेगुलरली सोल्ड बाय अस, ना आईफोन वाले बेच रहे हैं और अदर सेलर्स, दिस वुड इंडिकेट दैट कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड ऑन इट्स ओन। ये इस चीज का सबूत होगा कि कस्टमर खुद फायदा ले सकता है या दूसरी चीजों से मिला के फायदा ले सकता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर को जहन में रख के मैं एक फिक्रा बोलने लगा हूं। दिस सॉफ्टवेयर इज नॉट रेगुलरली सोल्ड सेपरेटली। लिख दो इधर, टमाटर और कीबोर्ड सेपरेटली बेचे जा रहे हैं बाजार में, लेकिन बोले सॉफ्टवेयर नॉट सोल्ड। अच्छा, हम बेच रहे हैं अलग से? नहीं। अदर सप्लायर्स बेच रहे हैं? नहीं। इसलिए ये दोनों क्या हो गए? सेपरेट। ये दोनों सेपरेट नहीं हुए, ये दोनों एक ही हो गए। तो क्या ये चीजें अपने अंदर अलग अलग हैं? नहीं। तो जब भी वो हमें आईफोन बेचते हैं तो क्या करते हैं? सेल ऑफ आईफोन, सेल ऑफ सॉफ्टवेयर, या एक ही एंट्री करते होंगे सेल ऑफ फोन? ये बता रहा था बस मैं आपको। क्लियर हो गया? तो ये थे जी हमारे दो पैरास, पैरा 27 का फर्स्ट बुलेट और पैरा 28। सबर। अगली चीज, अब मोहतरम आप एक दुकान के ऊपर गए, उसने कहा आप हमारे से आलू ले लो, टिंडे ले लो, वो इधर बात कवर होगी। अब आपने एक दुकानदार को जाके कहा कि मोहतरम आप हमें बेच दो सैंडविच, आप हमें बेच दो कॉफी, क्या आप उससे चीनी लेके खुद बेनिफिट ले सकते थे? बिल्कुल। लेकिन एंटिटी ने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें ट्रांसफर करती हूं गुड्स, द एंटिटी प्रोमिसेस टू ट्रांसफर द गुड्स इज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल फ्रॉम अदर प्रोमिसेस। बता दें, अगर कॉफी वाला सिनेरियो है तो कॉफी वाले सिनेरियो के अंदर क्या मैं ये कह सकता हूं कि एंटिटी सेपरेटली मुझे चीनी बेच रही है? क्या एंटिटी सेपरेटली मुझे दूध बेच रही है? क्या एंटिटी सेपरेटली मुझे कॉफी बेच रही है? अच्छा, अब मैं दो बातें करने लगा हूं, दोनों बातों का आपने जवाब देना है और बताने वादे कितने हैं। A good is distinct if both of the following are met. अगर वो मुझे दूध अलग बेच दे, चीनी अलग बेच दे, कॉफी अलग बेच दे, तो क्या मैं इनसे फायदा ले सकता हूं अपने अंदर ही अलग? क्या एंटिटी का वादा मुझे वो चीज बेचने का सेपरेट नजर आ रहा है? अदर वादों से चीनी बेचने का वादा अलग नजर आ रहा है? क्या दूध बेचने का वादा अलग नजर आ रहा है? तो ऐसी सूरत में अगर वो 3 लिफाफे मुझे अलग अलग बना के दे तो उसने कितनी चीजें बेची? 3 चीजें बेची। पहली बात खत्म होगी। दूसरी बात, कस्टमर अगर दुकान पे जाके कॉफी खरीदे तो क्या एंटिटी चीनी, दूध वगैरह अगर मुझे अलग दे देती तो मैं उससे अलग अलग फायदा ले लेता। लेकिन एंटिटी का जो अब वादा है टू ट्रांसफर द गुड्स इज नॉट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल फ्रॉम अदर वादे। वो इतने बुरे तरीके से मर्ज हो गए कि अब चीनी नजर भी नहीं आ रही, वो इतने बुरे तरीके से मर्ज हो गए हैं, कॉफी भी नजर भी नहीं आ रही, अपना रंग छोड़ के सिर्फ चली गई है। तो वो ऐसे मर्ज हो गए हैं। इसलिए मैंने क्या कहा था, इसको आप क्या कहेंगे कि दुकानदार ने आपको कॉफी बेची या 3 चीजें बेची? कॉफी बेची। क्लियर? ओके।
अब आप हजरात आ जाएं एग्जाम्पल्स की तरफ। पेज 336, एग्जाम्पल नंबर 1। हाँ पहले व्हाइट बोर्ड पे उधर ले जाओ, नोट कर लो। अभी कहीं कुछ ना लिखें, ये दोनों में टेस्ट लगवाता हूं, हर सवाल पे अप्लाई करते हैं। अच्छा ये बात कहाँ है जी? पैरा 27 के सेकंड बुलेट। एसी कर दो 23 पे। ओके अब इधर आए, अब अप्लाई करना शुरू करें। ऑन 20 जनवरी 2022 you went to McDonald's and ordered a fish burger, fries and bottle. These items are normally sold at following prices. ये ड्यू टू प्रमोशनल पैकेज इतने के, इसको छोड़ें। हाउ मेनी वादे आर देयर? फिश, फ्राइज और बॉटल। क्या ये चीजें अपने अंदर अलग अलग हैं? अगला सवाल, चीजें सेलर भी अलग अलग करके बेच रहे हैं या बर्गर के ऊपर पानी डाल के और अंदर फ्राइज डाल के अलग अलग करके बेच रहे हैं? तो दोनों सवालों का जवाब क्या आ गया? यस। तो ऐसी सूरत के अंदर बताएं कितने वादे हो गए? 3। नेक्स्ट, कॉफी टी एंड कंपनी सोल्ड अ लार्ज कप ऑफ कैपेचिनो कॉफी, जिसमें उन्होंने कॉफी बीन्स बेचे, मिल्क बेचे और शुगर बेची, लेकिन उन्होंने वादा कॉफी बेचने का किया। क्या ये चीजें खुद अपने अंदर अलग अलग हैं? अपने अंदर तो वैसे अलग अलग है ना, चीनी दूध। क्या चीजें सेलर अलग अलग करके बेच रहे हैं? तो अगर सेलर अलग अलग करके नहीं बेच रहा तो व्हाट डज इट मीन कि ये एक वादा है। और सेलर घर जाके क्या कहेगा बेगम को? मैंने आज एक कप कॉफी बेची, ये नहीं कहेगा मैंने दूध चीनी बेची। क्लियर? आगे चलें। मैकडोनल्ड सोल्ड अ बर्गर, मैकडोनल्ड ने एक बर्गर बेचा है जिसमें उसने बन भी बेचे, आपको चिकन भी बेचे, अनियन भी बेचे हैं, केचप भी बेची है, ऑलिव्स भी केचप के स्पेलिंग गलत हो गए हैं, केचप भी बेचे हैं, ऑलिव्स भी बेचे हैं। आप बता दें जी, क्या चीजें खुद अपने अंदर पहले अलग अलग थी, लेकिन क्या सेलर ने भी अलग अलग करके बेची हैं? अब अगर सेलर ने अलग अलग करके नहीं बेची तो आप बताएं कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं? 1। नेक्स्ट, ऑन इट्स ओन, अपने अंदर भी अलग अलग हो, और विद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी अलग अलग हो। उधर ही रखो। शाहिद अफरीदी एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए टू बिल्ड अ हॉस्पिटल फॉर अ कस्टमर। उसने एक कस्टमर के लिए एक हॉस्पिटल बनाना है। द एंटिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। इसने ओवरऑल प्रोजेक्ट को देखना है। वेरियस वादे इसने किए हैं, सर्विसेज, इंजीनियरिंग, साइट क्लियरेंस, फाउंडेशन, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, पाइपिंग, वायरिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड फिनिशिंग। शाहिद अफरीदी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड अ हॉस्पिटल। कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है? क्या बना दो? बर्गर बना दो। जी बिल्कुल, हॉस्पिटल बना दो। क्या ये पाइप्स, वायर्स अपने अंदर अलग अलग थी? लेकिन ये दोनों शराइत पूरा होना जरूरी है। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी अलग अलग हैं? तो क्या मैं एक लफ्ज बोल सकता हूं, दीज आर वेरियस इनपुट्स टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट्स। क्या ये डिफरेंट इनपुट्स हैं जो कंबाइंड आउटपुट्स बना रहे हैं? क्या ये जो चीजें हैं खुद अपने अंदर एक अलग अलग आउटपुट है? ना 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 ना, ऐसा तो नहीं है वो मुझे फाउंडेशन बना के दे दी फिर उसने मुझे इंस्टॉल करके दे दी। क्या ये अब अलग अलग आउटपुट्स हैं
या ये इनपुट्स हैं टू कंबाइन द प्रोड्यूस आउटपुट? दीज ऑल आर इनपुट्स टू प्रोड्यूस कंबाइंड आउटपुट। दोबारा बोल रहा हूं, नई बात कर दी है मैंने। क्या ये सारी चीजें अलग अलग आउटपुट हैं? इधर ये चीजें अलग अलग आउटपुट थी, अलग अलग मुझे नजर आ रही हैं। बर्गर अलग नजर आ रहा है, फ्राइज अलग नजर आ रही है, बोतल अलग नजर आ रही है, देखने में तीनों क्या ये अलग अलग आउटपुट्स थी? हाँ। इधर क्या ये सारी चीजें अलग अलग आउटपुट हैं या ये सारे इनपुट्स मिलके कंबाइंड आउटपुट बना रहे हैं? द प्रॉमिस्ड गुड्स एंड सर्विसेज आर कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट अपने अंदर, बिकॉज कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड्स ईदर ऑन देयर ओन। कैसे ऑन देयर ओन? कैसे? मैं इनसे प्रोक्योरमेंट करवा लूं या फाउंडेशन बनवा लूं, बाकी किसी और से कुछ और करवा लूं, अपने अंदर तो अलग अलग थी, और टुगेदर वेरी रेडिली अवेलेबल सोर्सेज। दिस इज एविडेंस बाय द फैक्ट दैट, इसका सबूत कहता है ये है दैट एंटिटी और कंपेटिटर्स ऑफ एंटिटी, हम या हमारे कंपेटिटर्स आर रेगुलरली सेलिंग मेनी ऑफ दीज गुड्स। ये चीजें बाजार से आपको वैसे ही मिल जाती हैं, इसलिए ये सारी चीजें जो उसने हमें बेची हैं अपने अंदर क्या है? बट एक मसला आ गया, ये किसके कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग नहीं है? However, the promise to transfer the goods are not separately identifiable in the context of, ये वादे कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग नहीं है, क्योंकि हम उससे ये चीजें लेने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, हम उससे अस्पताल बनवाने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। This is evidenced by the fact that entity seller is providing a significant service of integrating the inputs into a combined for which customer ने उससे वादा किया। Conclusion: the entity accounts for all the goods and services in the contract as a। अगली बात, ये तो हो गया कि ये वादा एक है या एक से ज्यादा है। अगली बात ये होगी जो हम कई दिनों से कर रहे हैं कि हॉस्पिटल एक ही दफा रेवेन्यू बुक करना है सेलर ने, या हॉस्पिटल का रेवेन्यू आहिस्ता आहिस्ता बुक करने, वो डिस्कशन अलग है, वो डिस्कशन अलग है, वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स देख के पता चलेगा। फिलहाल मेरा सवाल क्या था कि वो 10-12 चीजें बेच रहे जो लिखी हुई है या एक चीज बेच रहे हैं? यू बॉट अ मीडियम साइज सूट फ्रॉम जे डॉट एंड यू ऑल्सो रिक्वेस्टेड देम टू मेक ऑल्टरेशंस इन दिस सूट। क्या जे डॉट से अगर आप सूट खरीदें तो अदर लोग ऑल्टरेशंस करके दे सकते हैं? बिल्कुल करके दे सकते हैं, 1000 दर्जी ऐसे हैं जो ऑल्टरेशन करा के दे देंगे, ऐसा ही है। बल्कि घर में जाके अम्मी से करवा लें ऑल्टरेशन। क्या ऑल्टरेशन की सर्विस और सूट अपने अंदर अलग अलग हैं? इट इज एविडेंस्ड बाय द फैक्ट दैट, अब हम भी थोड़ी अंग्रेजी मारे जरा, थोड़ी सी तो आती है। इट इज एविडेंस्ड बाय द फैक्ट दैट वी और अदर सेलर्स माइट बी सेलिंग दिस सर्विस सेपरेटली। बहुत से लोग दुनिया में ये सेपरेटली काम करके दे रहे हैं, लेकिन एक मसला है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द स्टिचिंग, वो जो ऑल्टरेशन सर्विस इज एन इनपुट टू प्रोड्यूस अ बेटर आउटपुट। इसको ये ना कहें वेरियस इनपुट्स मिलकर एक आउटपुट बना रहे हैं, इसके लिए एक अच्छा लफ्ज बोलें, इट इज एन इनपुट टू प्रोड्यूस अ बेटर। दो सूट एंड ऑल्टरेशन आर डिस्टिंक्ट ऑन इट्स ओन, though these are distinct on its own, but because other suppliers also provide alternation services, but suit and alteration are used as an input to modify output, so these are not distinct in the context of। आप बता दें बेचने वाले ने सूट बेचा है या दो वादे किए हैं? एक, वन परफॉर्मेंस ऑफ, दैट इज डिलीवरी ऑफ सूट। ये कर लिया एग्जांपल 6। इसमें सवाल दो पढ़ लें। पहला सवाल था जो बाथरूम बना के देने हैं, वही वाली मिसाल शायद अफरीदी वाली जो ऊपर है, बाथरूम बना के देने हैं। वेदर गुड्स आर डिस्टिंक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट, वेदर गुड्स कंटेन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट आर खुद डिस्टिंक्ट। हाँ, वेदर गुड्स आर डिस्टिंक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नो। लेकिन दोनों का जवाब यस आना चाहिए। अब मरता क्या ना करता, एक्सप्लेन वेदर द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन वन वादा या दो वादे? वन वादा। सिर्फ हमने क्या बना के देने हैं उसको? बाथरूम बना के देने। डन, लिखें यस नो वन, लिख लिया। आगे चलें, मिजाज बन रहे, AC 24 पे कर दें आके जी। कौन सा वाला? हाँ 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 हाँ, हमने
बस हाँ, एक ही वादा है, वादे का नाम रखते हैं आप सेलिंग ऑफ सूट एंड मॉडिफिकेशन, लेकिन जब आप अमोर्टाइजेशन वो बना रहे होंगे ये, तो ये नहीं लिखेंगे सेल ऑफ सूट, सेल ऑफ ऑल्ट्रेशन, इस तरह नहीं लिखेंगे, एक ही नाम लिखेंगे, सेल ऑफ सूट इंक्लूडिंग मॉडिफिकेशन। ओके, अच्छा यार एक चीज ये बताएं, इंस्टॉलेशन सेपरेट वादा होता है या नहीं? बहुत से लोग आप एसी किसी और से खरीदें, किसी और से इंस्टॉल करवा लें, होता है ऐसा? लेकिन अगर आप अपने सेलर को कह दें ये तरह इंस्टॉलेशन एक कॉन्सेप्ट है मजे का, समझना है आपने, क्या एसी किसी और से खरीदें और इंस्टॉल किसी और से करवा लें? इज इट पॉसिबल? क्या हम या अदर सेलर्स इंस्टॉलेशन अलग से करके देते हैं मार्केट में? ठीक है, लेकिन अगर आप डॉलेंस वालों को कहें कि तुम मुझे एसी भी बेचो और इंस्टॉल भी करके दो, तो क्या ये जो चीजें हैं, चीजें आप दो हैं, नंबर 1 एसी का बेचना, नंबर 2 इंस्टॉलेशन, आपने डॉलेंस वालों को कहा मुझे एसी भी बेचो और मुझे इंस्टॉल भी करके दो, क्या चीजें सेलर भी अलग करके बेच रहा है या इकट्ठी बेच रहा है? इकट्ठे वाले हाथ खड़ा करें। चलें 2 मिसालें जहन में लाएं, सूट बेचो ऑल्टर करके दे दो, सूट बेचो ऑल्टर करके दे दो, एक वादा पहले डिसाइड कर लिया, एसी बेचो इंस्टॉल करके दे दो, भाईजान 2 वादे। अब ये कॉन्सेप्ट आपने समझना है मेरे से, 2 वादे, ये कॉन्सेप्ट समझना है मेरे से। आई रिपीट, सूट बेचो ऑल्टर करके दे दो, एक वादा, एक वादा, गाड़ी बेचो उसको जहां जहां मसला है पेंट करके दे दो, एक वादा, एक वादा, एसी बेचो, एसी बेचो और उसको इंस्टॉल करके दे दो, ये क्या है? 2 वादे। सुने क्यों? असल में ना कुछ चीजें होती हैं जो बाद में जुदा नहीं की जा सकती और कुछ चीजें होती हैं जो बाद में जुदा की जा सकती हैं। जैसे बर्गर से टमाटर और प्याज अलग नहीं किए जा सकते बाद में, किसी काम के नहीं है, किसी काम के नहीं है। और यार थोड़ा सा समझे, बिला वजह बात को फैलाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। सिमिलरली सूट से स्टिचिंग बाद में अलग नहीं की जा सकती कि ऑल्टर हो गया है, अब आप ये ना कहीं को दोबारा ऑल्टर करवा लें और उन चक्रों में पड़े, वो चीज़ें आपस में ऐसे इंटीग्रेट हो गई हैं कि अब उनको जुदा करना शायद पॉसिबल नहीं है या मुनासिब नहीं है, जो मर्जी समझ लें। लेकिन जो इंस्टॉलेशन सिंपल होती है ना, उसको जुदा किया जा सकता है, उसका कोई मसला नहीं, उसको जुदा। एसी लगाया, मैं भी लगा सकता हूँ, शायद आप भी 1-2 दिन किसी वक्त खड़े में लगा सकते हैं, उसको लगाया और लगा के दोबारा उतारा जाए तो क्या एसी एसी ही रहेगा? बोले एसी एसी ही रहेगा। लेकिन सूट के अंदर अगर कोई धागे धूगे लगा के, लैस लगा के, गोटे गोटे लगा के बाद में अलग किया जाए तो शायद कोई इधर क्लास के बाद आके कहते मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन यार प्लीज थोड़ा सा कर लगा ले। आपने गाड़ी बेची, 7 कस्टमर ने कहा इसको ना अपग्रेड भी करके दे दें, पेंट शेंट ये वो, अब वो पेंट बाद में जुदा नहीं हो सकता, जुदा नहीं हो सकता। तो फिक्रे आप 2 बोलने लगाओ। क्या इंस्टॉलेशन एक ऐसा इनपुट है जो मेरे एसी को ऑल टुगेदर मॉडिफाई कर देता है या एसी की असली हालत बरकरार रहती है? क्या स्टिचिंग करवाना, ऑल्ट्रेशन करवाना एक ऐसा इनपुट है जो इसके बाजू को मॉडिफाई कर देगा और वापस लाते हुए भी फिर थोड़ा सा जरा सोचना पड़ेगा, चलो यार अब क्या करना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन इंस्टॉलेशन के बारे में आप सिंपल रूल सुन लें। इंस्टॉलेशन अगर सिंपल है तो इसको आपने हमेशा क्या समझना है? अलग वादा, अलग वादा। और अगर इंस्टॉलेशन हाईली कॉम्प्लिकेटेड है जिसकी वजह से वो चीज भी थोड़ी इफेक्ट होती है और अनइंस्टॉल करना पड़े तो सोच में ओ यार दोबारा उतारना है, ओ यार किधर फंसा दिया है, तो फिर इंस्टॉलेशन क्या समझा जाएगा? उसी वादे का पार्ट। लेकिन आम इंस्टॉलेशंस, ओवन खरीदा, थोड़ा सा आपने कोई रैक लगाना था, उसमें रैक लगा के इंस्टॉल कर दिया, कोई नहीं बाद में उठा लो, ओवन ओवन ही रहेगा। तो ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, जरा समझिएगा। ऑल्ट्रेशन में चीजें अंदर इस तरह जुड़ गई थी कि जुदा करना मुश्किल हो रही थी, बिकॉज इनपुट्स ने मॉडिफाई कर दिया था।
मेन चीज को। गाड़ी खरीदी आपने, आपने कहा पेंट भी करके दे दो, अब पेंट को खुरचा खुरचा जाएगा, कुछ समझ आ रही है बात की? ठीक है, किसी ने आपको बाथरूम बना के दे दिया, अब ईंटों को सीमेंट को जुदा जुदा करके खुरच के, अजीब सी बात लग रही है ना। लेकिन एसी आपने लगा लिया, बाद में उतार लिया, दूसरे कमरे में लगा दिया, इट मेक सेंस? तो इंस्टॉलेशन में लिख लें, सिंपल इंस्टॉलेशन जो होती है, नॉर्मल इंस्टॉलेशन, उसको अलग वादा समझ लें। अदर सप्लायर्स बेच देते हैं, उस हमारा बेचना कोई अलग जरूरी नहीं। सेलर भी नहीं, ये तो नहीं मैंने कहा। वी और अदर सेलर्स आर सेलिंग, ये बात काफी है उसके लिए। एक मिनट, कॉन्ट्रैक्ट एक ही होगा, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा, जैसे बर्गर का कॉन्ट्रैक्ट एक था, मुझे बर्गर बेच दो, मुझे फ्राइज बेच दो, मुझे बोतल बेच दो, बिल एक ले आया वो, दिस इज वन कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन वादे कितने थे? 3 थे वादे। सिमिलरली मैं क्या, मुझे एसी बेच दो, मुझे इंस्टॉल कर दो। उसने कहा सर एसी के पैसे हो गए आपके 70,000, इंस्टॉल कराने के पैसे हो गए 500 रुपया। सर आप जाएं। 2 सवाल आपसे पूछने लगा हूं, क्या ये इंस्टॉलेशन इज एन इनपुट टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट? नहीं नहीं नहीं, एसी अपनी जगह। क्या दिस इंस्टॉलेशन, क्या ये 2 लफ्ज हैं जो हमने बार बार बोले हैं, क्या ये इंस्टॉलेशन इज एन इनपुट विच इज ऑल टुगेदर मॉडिफाइंग एन आउटपुट? आउटपुट की तो अपनी सिस्टम हालत बरकरार रहती है। कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल बोंगी मार दी तूने, तुझे पेड़ मारनी है तूने। भाई कहते हैं मैंने ऑर्डर किया जिसमें लिखा हुआ था कि पिज्जा और बोतल डील में इकट्ठी मिल रही है, तो पिज्जा और बोतल अगर डील में इकट्ठी मिल रही है, पहला सवाल, असल में ना इस वादे में इनपुट आउटपुट वाली बातें हैं, इस वादे में इनपुट आउटपुट वाली बातें हैं। अब आपको डील की वजह से दोनों चीजें सस्ती मिल गई, तो आप डिस्काउंट को एलोकेट कर दें दोनों के अंदर। आपने डील में पिज्जा भी मंगवा लिया, बोतल भी मंगवा ली। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि आप ऊपर देखें, आपने पिज्जा भी मंगवा लिया, बोतल भी मंगवा ली। नाउ माय क्वेश्चन फ्रॉम यू पीपल इज, क्या ये दोनों चीजें अपने अंदर अलग अलग हैं? क्या ये बोतल और पिज्जा दोनों आपस में इनपुट होके कोई पिज्जाई बोतल बन गए हैं, या दोनों की असली हालत बरकरार है? तो विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो ये दोनों क्या है, अल्लाह का शुक्र है, अलग अलग। ठीक है, तो विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने किन चीजों को मिलाना है? जो अपनी हालत बदल लेती हैं। जो क्या बदल लेती हैं? अपनी हालत बदल लेती हैं। इसलिए बताएं, ओवन बेचा है दुकानदार ने, उसकी इंस्टॉलेशन बेची है, और बाद में 1 साल तक हमें सही करके देगा। कितने वादे किए हैं उसने? मेंटेनेंस तो बाय डिफॉल्ट ही हमेशा अलग वादा होगा ना, मेंटेनेंस ने तो वैसे ही उसके अंदर घुसना नहीं, वो तो बाद में वादा पूरा होना है। तो एसी और इंस्टॉलेशन या ओवन और इंस्टॉलेशन, क्या ये दोनों अलग वादे हैं? एक वादा है, हमेशा अलग वादे हैं अगर इंस्टॉलेशन सादा सी है। जी, मेंटेनेंस बाद में होती रहेगी उसको। मेंटेनेंस क्या ऐसा एक इनपुट है जिसने एक कंबाइंड आउटपुट देने? नहीं। मेंटेनेंस क्या उसको इस तरीके से बदल देगी कि बाद में वो बदल जाएगा, या उसको सिर्फ चलता रहने, बेहतर रहने के लिए मेंटेन करवाया जा रहा है? तो मेंटेनेंस को, गाड़ी आपने ली और आपने उसका मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट किया, शुरू वाली क्लासें ली थी। मोबाइल लिया और मोबाइल के साथ आपने उसका पैकेज लिया, ये सारे वादे क्या थे? अलग से वादे थे। अच्छा, ये 2 एग्जांपल्स ना मैं आपको यहाँ से नहीं करवा रहा, ये 2 एग्जांपल्स मैं आपको स्टैंडर्ड से करवाने लगा हूँ। स्टैंडर्ड के सफ़े बांटे हैं, ऑनलाइन वाले स्टैंडर्ड का पार्ट B ले आएँ घर में ढूंढ के, तो वहाँ से मैं ये 2 एग्जांपल्स आपको करवाने लगा हूँ। इलस्ट्रेटिव एग्जांपल, पेज नंबर बताएं आपके जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है। सफ़े नहीं मिला यार, सफ़े ला दो। 148 भाई, सफ़े ला दो यार। अच्छा, अब यार ये सारी अंग्रेजियाँ लिखी हुई हैं, अगर इस तरह का कोई सवाल आ जाए तो आप यहां से उठा के जो है वो पेपर में लिख सकते हैं। वन 489 नहीं, ये ओहो, नहीं सही आई है वैसे तो।
ये इसने किसी और, हाँ 16, ओहो पहला सफ़ा गलती से हुआ भाई कॉपी, पहला सफ़ा शायद ज़रूरी नहीं था। 1658। एग्जाम्पल 11 के से ये एन एंटिटी ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर, चुप 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 चुप, एन एंटिटी ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर। एंटिटी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। सॉफ्टवेयर पता क्या होता है? सॉफ्टवेयर की सीडी होती है या लाइसेंस होता है। सॉफ्टवेयर की सीडी होती है, पीछे प्रोग्रामिंग हुई होती है। सॉफ्टवेयर अगर आपने लेना है तो 2-3 लाख 4 लाख का मिलता है। सॉफ्टवेयर में सीडी होती है, पीछे प्रोग्रामिंग हुई होती है। एक एंटिटी ने सॉफ्टवेयर डेवलपर से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे एक सॉफ्टवेयर बेचो। जैसे कॉलेज वालों ने किसी को कहा कि हमें आप सॉफ्टवेयर बेचें, ट्रांसफर ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंस, हमें लाइसेंस बेचें। हमने कहा, उन्होंने कहा किस चीज़ का? कॉलेज वालों ने कहा फीस प्रोसेसिंग का। फीस प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर बेचें ताकि बच्चों की फीस का रिकॉर्ड अवेलेबल हो। एंड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर टू परफॉर्म इंस्टॉलेशन। सॉफ्टवेयर लाइसेंस भी बेचा, इंस्टॉलेशन भी बेची। एंड प्रोवाइड अनस्पेसिफाइड, अभी स्पेसिफाई नहीं हुई लेकिन जरूरत पड़ने पे सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी करेंगे। और चौथा वादा टेक्निकल सपोर्ट, बाद में कोई मसला आया चलाने में, टेक्निकल सपोर्ट भी लेंगे। बेहतर चीज आ गई, अपडेट भी करके दे देंगे। अब पहली दफा हम उनको फोन करके कहेंगे सॉफ्टवेयर बेचो, फिर उनको साथ ही कहेंगे इंस्टॉल भी कर दो। फिर उनको ये कहा है कि बाद में अगर अपग्रेड आ गया अपग्रेड भी करके दे देना। और अगर बीच में कोई जरूरत मसला पड़ा, टेक्निकल सपोर्ट, वो भी हम आपसे लेते रहेंगे, ऑनलाइन भी टेलीफोन पे भी, यानी ईमेल के जरिए भी टेलीफोन पे भी, फॉर अ 2 year पीरियड। द एंटिटी सेल्स द लाइसेंस, इंस्टॉलेशन सर्विस एंड टेक्निकल सपोर्ट सेपरेटली। एंटिटी सॉफ्टवेयर भी अलग बेच रही है लोगों को, लाइसेंस से मुराद सॉफ्टवेयर है, सीडी उसकी जो 3-4 लाख की है। एंटिटी सॉफ्टवेयर भी अलग बेच रही है, इंस्टॉलेशन भी अलग करके दे देती है लोगों को। और टेक्निकल सपोर्ट मींस किसी और का सॉफ्टवेयर किसी और के पास, उनको भी सपोर्ट दे देती है। एंटिटी आमतौर पे काम कर रही है। यही गड़बड़ हुई है ना, यही गड़बड़ हुई है। अच्छा अब आप देखते रहे इधर, मादरत। द इंस्टॉलेशन सर्विस इंक्लूड्स, इंस्टॉलेशन में क्या होना है? चेंजिंग द वेब स्क्रीन चेंज करनी है हमने, जो स्क्रीन होगी उसको चेंज करेंगे फॉर ईच टाइप ऑफ यूजर। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड ये। द इंस्टॉलेशन सर्विस इज रूटीनली परफॉर्म बाय अदर एंटिटीज। इंस्टॉल इनका सॉफ्टवेयर किसी और से इंस्टॉल कराना है वो भी हो जाता है। एंड डज नहीं है सफर ना, अभी तक देखें। एंड डज नॉट सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर, ये चीज सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई नहीं करती, ये चीज सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग में जाके नहीं घुस जाती। बस इंस्टॉल करना एक सादा काम है। लफ्ज बताएं क्या है ये, मैं हाईलाइट कर दूंगा अपलोड करते हुए। इट विल नॉट सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हुए सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग ही सारी बदल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। द सॉफ्टवेयर रिमेन्स फंक्शनल विदाउट अपडेट्स। ऐसे सॉफ्टवेयर को अपडेट्स की जरूरत नहीं है, चुप रहे, सॉफ्टवेयर को अपडेट्स की जरूरत नहीं है। 4 चीजें थी ना, सॉफ्टवेयर बेचना, इंस्टॉल करके देना, अपडेट करके देना और टेक्निकल सपोर्ट। सॉफ्टवेयर को कहते हैं अपडेट की खास जरूरत नहीं है, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और टेक्निकल सपोर्ट के बगैर भी सॉफ्टवेयर चल सकता है, आसान है। अब सोल्यूशन शुरू हो गया, ये तो स्टैंडर्ड है ना, एग्जांपल दी हुई, सोल्यूशन शुरू हो गया। द एंटिटी असेस दैट गुड्स एंड सर्विसेज प्रॉमिस टू द कस्टमर टू डिटरमिन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर डिस्टिंक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैरा 27 ऑफ IFRS 15। द एंटिटी ऑब्जर्व्स दैट सॉफ्टवेयर इज डिलीवर्ड बिफोर अदर गुड्स, सीडी पहले लाके दे देंगे वो, एंड सर्विसेज से भी पहले, एंड रिमेन्स फंक्शनल विदाउट अपडेट एंड टेक्निकल सपोर्ट। Thus, the entity conclude that customer can benefit from each of the goods and services on their own or together with other goods and services that are readily available। यानी जब वो सॉफ्टवेयर बेच देंगे तो अगर बाद में सपोर्ट सर्विस बेचते हैं तो कस्टमर कहेगा मेरे पास आपका सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, मैं उसी के अंदर सपोर्ट सर्विस यूज कर लेता हूं, कोई मसला नहीं। एंड द क्राइटेरिया इन पैरा 27A इज मेट, यानी पैरा 27A का क्राइटेरिया मेट हो गया। ये चारों चीजें अपने अंदर अलग अलग हैं, ये चारों चीजें अपने अंदर के अलग अलग हैं। और बात पीछे यही है
कि हम या कोई दूसरे इसको कैसे बेच रहे हैं, अलग अलग बेच रहे हैं, कोई मसला नहीं, जिस मर्जी से खरीदें, जिस मर्जी से इंस्टॉल करवाएं। द एंटिटी ऑल्सो कंसिडर द फैक्टर्स पैरा 29, वो इनपुट आउटपुट वाले हैं, वो पैरा मैंने आपको नहीं पढ़ाया अभी लेकिन बता दिया है। एंड डिटरमिन्स दैट प्रॉमिस टू ट्रांसफर ईच गुड एंड सर्विस टू कस्टमर इज स्टिल सेपरेटली आइडेंटिफाइबल फ्रॉम ईच अदर प्रोमिसेस। In particular, entity observed that installation service does not modify or customize the software। असल फड्डा इंस्टॉलेशन और सॉफ्टवेयर का ही है जो मिक्स हो सकता था। कहते हैं एंटिटी इस नतीजे पे पहुंची है कि इंस्टॉलेशन डज नॉट मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर, इंस्टॉलेशन इज नॉट एन इनपुट दैट विल मॉडिफाई सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर नहीं बदलेगा इंस्टॉल करने से, सॉफ्टवेयर अपनी असली जगह पे बरकरार रहेगा, बाद में आराम से अनइंस्टॉल कर लिया जाएगा। And as such, software and installation are separate outputs. Yeah, these are an inputs to produce output. Why separate outputs? नहीं, अलग अलग बेच रहे हैं वजह नहीं है, अलग अलग बेच रहे हैं वजह तो पहले पॉइंट के अंदर हो रही थी। अब वो इधर डिस्कशन शुरू कर दिया उसने। इधर डिस्कशन क्यों शुरू कर दिया है, इसको अटेंटिव करो। क्योंकि वो सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई नहीं कर रहे। आप बता दें, therefore these are separate outputs promised by entity। एंटिटी ने दो वादे किए हैं। Instead of inputs used to produce a, on the basis of this same entity identifies the performance obligation in the contract as follows। पहला वादा, दूसरा वादा, तीसरा वादा और चौथा टेक्निकल सपोर्ट। अच्छा, आगे अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे वो कह रहे हैं कि रेवेन्यू ओवर टाइम अगर आपने बुक करना है टेक्निकल सपोर्ट का तो वो कर लें। अगली मिसाल पढ़ें, इसके बाद फाइनल अकाउंट का एक सवाल कराने लगा हूं। The promised goods and services are same as in case A, except that contract specifies that as part of installation service, the software is to be substantially customized। इंस्टॉल करते हुए सॉफ्टवेयर को हाईली कस्टमाइज करना है। टू एड सिग्निफिकेंट न्यू फंक्शनैलिटी, सिग्निफिकेंट सॉफ्टवेयर में नई चीजें डालें। टू इनेबल द सॉफ्टवेयर टू इंटरफेस विद अदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। कॉलेज के पास एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑलरेडी है, ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन लेक्चर से फी को लिंक कर दें ताकि ऑनलाइन बच्चा उसी से सारा लिंक कर दे, और बैंक से भी लिंक कर दें। उन्होंने कहा यार ये फीस का सॉफ्टवेयर है, किस किस से लिंक कराने लगे हो, अंदर सारी प्रोग्रामिंग हिलेगी। हमने कहा हिलाओ, ये जो फीस का सॉफ्टवेयर है इसको ऑनलाइन लिंक करो बैंक के साथ, बैंक स्टेटमेंट से डेटा ले, इस फीस के सॉफ्टवेयर को आप लिंक करो फौरन जो है हमारे ऑनलाइन क्लासों के साथ कि वहां पता चल रहा हो कितनी इनरोलमेंट्स हुई हैं। जैसे ही बच्चा फीस दे ऑनलाइन क्लासेस में उसको एक्सेस भी मिल जाए। कहा ये तो कस्टमाइज करा रहे हो आप सॉफ्टवेयर। तो आप बताएं क्या ये जो इंस्टॉलेशन है इज इट एन इनपुट टू मॉडिफाई एन आउटपुट? द कस्टमाइज्ड इंस्टॉलेशन कैन बी प्रोवाइड बाय अदर एंटिटीज। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते दूसरे लोग भी करके दे सकते हैं कस्टमाइज। ओ भाई इसका मतलब है ये चीजें अपने अंदर अलग अलग हैं। कहते दूसरे लोग भी आपको करके दे सकते हैं। दूसरे लोग करते हैं तो करते रहे, बाढ़ में जाए। ये बात तो पूरी हो रही है। क्या मैं किसी दूसरे से करवा सकता हूं? हाँ, इसका मतलब है मुश्किल वाली इंस्टॉलेशन दूसरे भी करके दे रहे हैं। लेकिन क्या ये विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इट एन इनपुट टू प्रोड्यूस अ combined output? What is combined output? Fully functional software license with all customization। यानी दो चीजें इकट्ठी होगी ना। क्या क्या इकट्ठा हो गया? सॉफ्टवेयर भी और लाइसेंस भी इकट्ठा हो गया। सॉफ्टवेयर का लाइसेंस नहीं, सॉरी, सॉफ्टवेयर लाइसेंस और इंस्टॉलेशन, ये दोनों चीजें इकट्ठी होगी और अब मेरे पास एक फुल्ली इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर आ रहा है। The entity says that goods and services promised to the customer to determine which goods are distinct in accordance with para 27। Entity observed that terms of the contract result in a promise to provide service of integration of the licensed software into existing system by performing a customized installation as specified in contract। In other words, entity is using the license and installation as an inputs to produce a that is fully functional and integrated software specified in the contract। In addition, the software is significantly modified and customized by the service. Although customized installation can be provided by other entities, the entity still determines that within the context of contract, although it is provided by others alag alag, but within the
Context of contract. The software is significantly modified and customized. Although customized installation can be provided by other entities, the entity determines that within the context of contract, the promise to transfer the license is not separately identifiable from the customized installation. The promise to transfer license is not separate from installation. क्योंकि मॉडिफाई करने लगे हैं. Therefore the criteria in para 27B is not met. Therefore para in 27B is not met. चीजें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अलग अलग नहीं है क्योंकि ये डिफरेंट इनपुट्स हैं जो मिलके क्या बना रहे हैं. Thus the software license and customized as in case A, वापस चला गया. Entity concludes that software updates and technical support are distinct from other promises. This is because वो दोनों पुरानी बातें याद करें, सॉफ्टवेयर अपडेट और टेक्निकल सपोर्ट ये तो अलग अलग हैं. क्यों? दिस इज बिकॉज द कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द अपडेट्स एंड टेक्निकल सपोर्ट ऑन देयर ओन और टुगेदर विद कोई सॉफ्टवेयर इसके पास जो पहला अवेलेबल है इसी के साथ इनका फायदा उठा सकता है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस द एंटिटी आइडेंटिफाइज 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस. नंबर 1, कस्टमाइज्ड इंस्टॉलेशन सर्विस दैट इंक्लूड्स लाइसेंस. एक लाइन ये बन जाएगी, दूसरी लाइन पेपर में और तीसरी लाइन टेक्निकल सपोर्ट. तो आप बता दें इसमें कितने वादे थे? 3 वादे थे. तो अब कंक्लूजन क्या निकला? अगर इंस्टॉलेशन, वैसे आई कैप ने ना ये सिलेबस से निकाल दी हैं एग्जांपल्स, लेकिन उसके बावजूद उसने किताब में हल्का फुल्का इसको डाला है. तो अब आई कैप से पूछा गया कि ये एग्जांपल्स तो आपने किताब में डाल दी हैं. कहते हैं जितनी किताब में डाली है उतनी समझा दो बच्चों को, अब उतनी तो नहीं समझ आ सकती ना. तो बात आसान सी थी हमारी, मेरे ख्याल से कंक्लूड हो गई है. अगर इंस्टॉलेशन सिंपल है जो कि सॉफ्टवेयर की हालत को नहीं चेंज करती तो सेपरेट वादा है. और एसी ओवन इनकी इंस्टॉलेशन तो वैसे ही सिंपल होती हैं. लेकिन अगर इंस्टॉलेशन ऐसी है जो कि सॉफ्टवेयर की असली हालत को, तो फिर ऐसी सूरत में एक वादा है. चलें जी, इट्स ओवर. पास पेपर का क्वेश्चन 2 कर लीजिएगा होमवर्क में. लिखें. ये वाला सफ़ा था, आखिरी वाला सफ़ा लगा हुआ था, आखिरी वाला लगा हुआ था. चलें खैर है. कल इंशाल्लाह 3 सफ़े आपको दे दूंगा. पास पेपर क्वेश्चन 2 कर लीजिएगा होमवर्क में. अच्छा जी, अब आप निकालें फाइनल अकाउंट. फाइनल अकाउंट ना निकालें आप, वो इंटीग्रेटेड टॉपिक्स के नाम से एक हमारी किताब में है. हाँ जी बिल्कुल, पेज 594 पे आए. पेज 594 पे. अच्छा, इसमें ना एक काम करें, तस्वीर खींच लें. पैरा 29 जिसमें इनपुट आउटपुट की बात भी मैंने की है, वो भी इंशाल्लाह कल आपको दिखा दूंगा. पैरा 29 इनपुट आउटपुट. अब जरा तस्वीर खींच लें. चीजें सेलर कैसे अलग अलग करके बेच रहे पता चला करेगा. इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट वाले सवाल जहन में सोचा करेंगे और डिसाइड कर लिया करेंगे. क्या अगर टमाटर केचप सब इकट्ठे करके बर्गर में डाल दिए जाएं तो ये डिफरेंट इनपुट्स हैं जो क्या बना के दे रहे हैं. लेकिन अगर बोतल अलग बेची जाए, पिज्जा अलग बेचा जाए, तो ये डिफरेंट इनपुट्स हैं या डिफरेंट आउटपुट्स हैं? डिफरेंट आउटपुट्स हैं. ओके. Safeguard Limited is listed on Pakistan Stock Exchange and has a registered office in Lahore. SL engaged in the manufacturing of polyester and soda ash. सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें. बैलेंस शीट दोबारा बनानी है और रेलिवेंट नोट्स बनाने. पहला सफा छोड़ दें बैलेंस शीट के लिए. दूसरा सफा नोट्स. कंपनी का नाम सेफगार्ड लिमिटेड. नोट टू दी फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर. भाईजान नोट्स के साथ फॉर ईयर एंड लिखना है. एक चीज़ यार कोशिश कीजिएगा, अगर याद रही तो पेपर में वो दिसंबर के लिए 12 नहीं लिखता, पूरा दिसंबर लिखता है. अगर लिख सके तो बहुत बेहतर होगा. दिसंबर के लिए 31 के लिए नहीं, 31 लिखता है, 31. तो दिसंबर के लिए DECEMBER लिखते हैं तो बहुत अच्छा होगा. अच्छा जी,
ये हो गए नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक नोट हमने पढ़ा था, नोट नंबर 1। नोट की हेडिंग्स नहीं डाली आप लोगों ने पेपर में, लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस। ये नोट याद है, लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस। सेफ गार्ड ना लिखिएगा, सेफ गार्ड का नाम तो ऊपर ही आ गया है, द कंपनी इज। ना 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 यार, मेरे पास नहीं है इतना टाइम, मैं अब सवाल करवाऊं या ये करूं। द कंपनी इज से लेके सोडा ऐश तक। कौन सा ऐश? सोडा ऐश तक। पेपर में भी इसी तरह कर देंगे, पूरा लिख के आएंगे। पेपर में बरकत के लिए जाने ओके। प्रोडक्शन प्लांट्स आर लोकेटेड इन लाहौर एंड कराची, ये भी इधर ही लिख दें। प्रोडक्शन प्लांट्स आर लोकेटेड इन लाहौर एंड कराची। वैसे ना प्रोडक्शन प्लांट्स का एरिया वगैरह भी लिखना होता है, लेकिन वो सवाल में डाटा अवेलेबल, एड्रेस वगैरह भी लिखना होता है, वो डाटा अवेलेबल नहीं है। आगे चलें। फॉलोइंग इज एसएल बैलेंस शीट। शेयर कैपिटल आ रहा है। रिजर्व्स में क्या होगा? जनरल रिजर्व्स होंगे, रिटेन्ड अर्निंग जीरो होंगी इसकी। रिजर्व्स में क्या होगा? अदर इंफॉर्मेशन बताएगी, लेकिन रिटेन्ड अर्निंग वगैरह मिसिंग है अभी। आगे चलें। रिजर्व कितने किस्म के होते हैं? तो कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व। कैपिटल रिजर्व्स की मिसालें दें। उसने कौन सा लफ्ज यूज किया सिर्फ पेपर में? याद हो किसी को? कैपिटल रिजर्व, शेयर प्रीमियम और जनरल रिजर्व। यार मैं चपेट मारूंगा। रिटेन्ड अर्निंग, जनरल रिजर्व, हाँ रीवैल्यूएशन, फेयर वैल्यू जो OCI में होता है, तो फेयर वैल्यू रिजर्व। क्या ये सारे इसमें हो सकते हैं? सवाल बता देगा, सवाल बता देगा। लिखें रिजर्व कौन कौन से होते हैं। ये सॉल्यूशन में नहीं लिखना, साथ साथ किताब पे। कैपिटल रिजर्व कौन से होते हैं बोले? शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन सरप्लस, फेयर वैल्यू रिजर्व। और रेवेन्यू रिजर्व्स, रिटेन्ड अर्निंग्स। और इन सब का नाम क्या है? रिजर्व्स। भाई अब आप लोगों ने जाना नहीं है, आप लोग अब आते रहें, जो भी मैं आपको जिस तरह बुलाऊं। ये सवाल आप लोगों ने घरों में बैठ के करेंगे, बेहतर है मेरे साथ कर लें। और बीच में कोई छोटी मोटी नई बात भी आ जाया करेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि रिवीजन शुरू हो गई है, रिवीजन का मतलब होता है बच्चे जाना शुरू हो जाते हैं। कोई छोटी मोटी नई बात आ जाती है तो प्लीज़ इसलिए अब जाना शुरू कीजिएगा, कोई भी जुल्म ना करे अपने ऊपर। मैंने बता दिया, एक तो कल मैं आपको बुलाऊंगा, पता नहीं कल ना 2 दफ़ा बुलाना पड़े, आज तो 2 दफ़ा है। अच्छा, और एक इंशाल्लाह मंगल को। मंगल को तो फिर सुबह शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह, फिर चल। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आ रही हैं, ब्रेकअप बता देगा। ट्रेड एंड अदर पेबल्स आ रहे हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट आ रहे हैं, PPE आ रहा है, लोन टू एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स आ रहे हैं, स्टॉक आ रहा है। जी बिल्कुल भी नहीं दोबारा बताऊंगा, जाके उधर देखें नोट्स। भाई ये दोनों इनमें से डिविडेंड बांटना होता है, ये फर्क तो ज़्यादा कुछ है। आगे चलें। एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ऑथराइज शेयर कैपिटल्स कंसिस्ट ऑफ 900 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अच्छा, वैसे हमारा शेयर कैपिटल कितना है? 5000। ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है? और बोले 900 मिलियन शेयर्स। वैसे मुझे बताएं हमने कितने शेयर्स इशू किए हुए हैं? 500 मिलियन शेयर्स। चलें आगे चलें, सवाल पढ़ तो लें पूरा एक दफा। 130 मिलियन शेयर्स वर इशूड एट प्रीमियम ऑफ ₹5। 130 मिलियन शेयर इशू किए हैं प्रीमियम ऑफ 5। प्रीमियम ऑफ 5 का क्या मतलब है? 15 रुपए के शेयर इशू किए होंगे ना। तो 130 मिलियन शेयर्स मुझे लग रहा है रिजर्व्स में से, अल्लाह अकबर, रिजर्व में से शेयर प्रीमियम मुझे बताने लगा कितना है। बैलेंस शीट असल में अधूरी सी बनी हुई है ना, चीजें उसने पूरी नहीं बताई। तो 130 मिलियन शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 एज कंसिडरेशन फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग। एंट्री बताएं, हमने बिल्डिंग खरीदी होगी, शेयर्स वर, एक मिनट ऊपर देखें, शेयर्स वर, फिक्रा पढ़ें, शेयर्स वर इशूड, आगे पढ़ें, एट प्रीमियम ऑफ, आगे एज प्राइस
फॉर परचेज ऑफ। मैं कोशिश कर रहा हूं आप इस काबिल हो जाएं कि फिक्रा पढ़ के जनरल एंट्री बना सकें। फिक्रा पढ़े जनरल एंट्री बनाएं। क्या इशू की है? इशू किए हैं बाय इशूड शेयर्स फॉर परचेज ऑफ। तो ये कंसिडरेशन के तौर पे हमने अगले बंदे को दिए। हमारे पास पैसे नहीं थे तो हमने बिल्डिंग खरीदनी थी, तो हमने उसे क्या दे दिए? शेयर दे दिए। जी कितने शेयर्स? 1 इंटू 130 इंटू 650। बिल्डिंग 1950। ये एंट्रीज हमने करनी है या हो गई होंगी? Prepare the revised balance sheet along with the relevant notes showing possible disclosure. पिछले साल की फिगर्स और नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज इज नॉट रिक्वायर्ड। मोहतरम एक बात याद रखिएगा, ये ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी बना चुकी है। सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ टू बी रिकॉर्डेड। और मैंने और कैश की एंट्री तो वैसे भी अकाउंटेंट की कैश नहीं है, सॉरी। और दूसरी बात एक बड़ी याद रखिएगा, जब भी डिस्क्लोजर्स का सवाल आ जाएगा ना, तो मैंने कहा था ये प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए एडजस्टमेंट्स दे रहा होगा या रेक्टिफाइंग एंट्रीज पोस्ट करने के लिए? तो प्रेजेंटेशन के लिए। तो सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ के बताएं क्या बनाने हैं। नोट्स के सवाल में जिस एडजस्टमेंट में लिखे के एरर हुई है उसको सही कीजिएगा, बिला वजह सही करने की जरूरत नहीं है। द अकाउंटेंट हैज, इस किस्म की कोई लाइनें लिखी हुई हैं तो इट इज ऑल फॉर प्रेजेंटेशन। अच्छा अब नोट बता दें कौन सा बनेगा। शेयर कैपिटल का नोट ज्यादा बनता ना, शेयर कैपिटल का नोट। नेक्स्ट, रिमेनिंग शेयर्स वर अलॉटेड एट फेस वैल्यू। बोले बोले बोले, रिमेनिंग शेयर्स वर अलॉटेड एट फेस वैल्यू। शेयर्स कितने हैं? 500 माइनस 130, 370 शेयर्स वर अलॉटेड फॉर अ कंसिडरेशन पेड इन कैश। चलें जी आगे। रिजर्व्स इंक्लूड, और तेरी खैर रिजर्व्स में एक और चीज पड़ी हुई है। एक तो हमें रिवैल्यूएशन सरप्लस वो पता चल गया ना, सॉरी शेयर प्रीमियम। रिजर्व्स इंक्लूड रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन पीपी ऑफ 190। चलें इसको साथ ही फारग कर दें। हम 2050 में शेयर प्रीमियम कितना है? ओ बोले 650 शेयर प्रीमियम 650, रिवैल्यूएशन सरप्लस 190। बाकी क्या होगा? रिटेन्ड अर्निंग। ऐसा हो नहीं सकता बिजनेस में रिटेन्ड अर्निंग ना हो। रिटेन्ड अर्निंग 1210। बैलेंस शीट के फेस पे तीनों अलग अलग आने चाहिए या इकट्ठे होते हैं? आप लोग माशाल्लाह बैलेंस शीटें बना रहे हैं। इसने एक बैलेंस शीट बनाई हुई है और आपको क्या कहा है? रिवाइज बैलेंस शीट बनाए। तो क्या आप लोग क्या करेंगे? आप भी रिजर्व से लिख देंगे, ये इसको शेयर प्रीमियम में डालेंगे, इसको रिवैल्यूएशन और इसको रिटेन्ड अर्निंग्स। आगे चलें। अच्छा ये तो हो गया बैलेंस शीट के फेस पे, ये तीनों एडजस्टमेंट बैलेंस शीट के फेस पे हो जाएंगे। इस कहानी का क्या करना है? 130 मिलियन शेयर्स और ये और वो, शेयर कैपिटल का नोट बनाएंगे, शेयर कैपिटल का नोट बनाएंगे। नेक्स्ट, अभी तक नोट बता दें कौन सा बनना है? शेयर कैपिटल का। तो छोटा सा एन लिख लिया यहां पे हमने, एक नोट बन गया शेयर कैपिटल का। इसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। आगे चलें। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज किधर पड़ी हुई है? 1440। कंप्राइज ऑफ अ लोन फ्रॉम बैंक ऑफ 1100। इसमें लोन है बैंक से 1100, 1100 हो गया बैंक लोन, जिसमें से 250 अगले साल पे करना है, जिसमें से 250 अगले साल पे करना है। बताएं जी करंट और नॉन करंट। 250, 850। एंड लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स फ्रॉम डीलर्स 1440 में एक और चीज पड़ी है, डिपॉजिट फ्रॉम डीलर। कितने? 340। ये डिपॉजिट फ्रॉम डीलर आपको याद होगा, वो जो होंडा एटलस कार ने किसी डीलर को कहा था तुम मेरी डीलरशिप पकड़ लो,
तो फिर डीलर ने कहा था कि ठीक है मैं पकड़ लेता हूँ, तो होंडा एटलस कार ने कहा था तुम्हारा कोई पता नहीं, गाड़ियाँ लेके भाग जाओ, तो तुम सिक्योरिटी जमा करवा दो। इसकी एंट्री किसी को याद हो होंडा की किताबों में? कैश डेबिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट पेबल इन फ्यूचर व्हेन द डील इज कैंसल्ड क्रेडिट, ऐसा ही है। तो अगर होंडा या सेफगार्ड वाले किसी से सिक्योरिटी पकड़ें तो ये सिक्योरिटी बताएं क्या बनेगी? पेबल। इसलिए बैलेंस शीट में कहाँ नजर आ रही है? पेबल्स में। अलग अलग शो करें बैलेंस शीट के फेस पे या इकट्ठी शो कर दें? अलग अलग। तो ये एक प्रेजेंटेशन की एडजस्टमेंट है, करंट नॉन करंट की और इसकी। आगे जी, ट्रेड एंड अदर पेबल्स इंक्लूड अनपेड डिविडेंड ऑफ 18 मिलियन। ट्रेड एंड अदर पेबल्स में क्या पड़ा है? डिविडेंड पेबल कितना? तो ये तो अलग कर लेंगे, ये तो इंशाल्लाह सवाल खोलेंगे अलग कर लेंगे, इसमें तो कोई मसला है। बाकी फिर क्या पढ़े होंगे? ट्रेड एंड अदर पेबल्स। बाकी क्या पढ़े होंगे? ट्रेड एंड अदर पेबल्स। नेक्स्ट, इसमें पॉइंट 6 में आ जाए, लोन टू एम्प्लॉइज इंक्लूड लोन टू डायरेक्टर। लोन टू एम्प्लॉय इंक्लूड लोन टू डायरेक्टर। रिसीवेबल टाइप लोन है या पेएबल टाइप लोन है? रिसीवेबल टाइप लोन है, पेएबल टाइप लोन है? रिवाइज कराते हैं। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स तो मैंने आपको खोल के रिवाइज नहीं करवाया। ये चीज़ें कब कंफर्टेबल फील होंगी? ये चीज़ें उस वक्त कंफर्टेबल फील होंगी जिस वक्त मैंने हल्की सी पेपर से पहले नज़र मारी होगी। पेज 446 पे ज़रा मैं नज़र मारता हूँ। एसेट्स में एक पीपी का डिस्क्लोजर था विद रिगार्ड्स टू लोन्स एंड एडवांसेस टू डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज। ये लोन रिसीवेबल का डिस्क्लोजर था, ये डेटर्स का डिस्क्लोजर था, करंट एसेट्स का। शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर था, वो बनाने हमने आज। नॉन करंट लायबिलिटीज का डिस्क्लोजर था। अमाउंट पेएबल टू जानने वाले, कोई डिस्क्लोजर नहीं बनेगा, हमने बैंक से लोन लिया हुआ है। अमाउंट पेएबल टू जानने वाले शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली वर्सेस बैंक लोन, कोई डिस्क्लोजर नहीं बनेगा, बस बैलेंस शीट के फेस पे नजर आ जाएगा बैंक लोन, कोई अलग से चीज की जरूरत नहीं। करंट लायबिलिटीज, और एक आखिरी डिस्क्लोजर था इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट पेएबल, फॉलोइंग शैल बी डिस्क्लोज। ये डाटा अवेलेबल नहीं है, बस सिक्योरिटी डिपॉजिट पेएबल बैलेंस शीट के फेस पे शो कर देंगे। तो इनको अगर आप एक दो दफा नजर मार लेंगे ना तो सवाल पढ़ते हुए चीजें लिंक हो रही होंगी, वरना सवाल पढ़ते हुए चीजें लिंक नहीं होंगी। जी मैं बताऊँ, मुझे तो आपसे ज्यादा फिक्र है इसका बताने की। अल्लाह अकबर। अच्छा जी आगे चलें, आगे 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 आगे। यार सवाल तो मुझे पढ़ लेने दें इस क्लास में, अगली सवाल में इंशाल्लाह 15 मिनट में हो जाएगा, बस डिस्कशन तुम्हारी खत्म होगी सारी। अच्छा, लोन्स टू एम्प्लॉयज इंक्लूड लोन टू डायरेक्टर ऑफ 140। बताएं बताएं बताएं, लोन टू डायरेक्टर कितने हैं? प्रेजेंटेशन की एडजस्टमेंट सारी हैं सारी। लोन में लोन पड़ा है, एरर है, लोन में लोन पड़ा है। शेयर कैपिटल में शेयर प्रीमियम के पैसे, शेयर प्रीमियम अलग से चीजें हैं, इसमें कोई। लोन टू एम्प्लॉयज इंक्लूड लोन टू डायरेक्टर, ऑल ऑफ दीज लोन्स आर इंटरेस्ट फ्री। ये वो अंग्रेजियां डालेंगे नीचे। 10 साल, 30% was disbursed during the year, repayment is after 2 years, डिस्बर्समेंट बनाएंगे। इसके साथ क्या लिखूं क्या लिखूं, इसके साथ क्या लिखूं, इसका भी क्या बनाना है? नोट। कितने नोट बन गए? 2। एक किसका? शेयर कैपिटल का, एक लोन टू डायरेक्टर्स का। बन गया नोट? ओके, 2 नोट बन गए अभी तक। आगे चलें। बैंक ओवरड्राफ्ट इज नेट ऑफ कैश इन हैंड। बैंक ओवरड्राफ्ट इज नेट ऑफ कैश इन हैंड। बैंक ओवरड्राफ्ट किस टाइप की चीज है? लायबिलिटी टाइप की। ये अब मैं डैश डाल के नहीं लिखने लगा। बैंक ओवरड्राफ्ट इज नेट ऑफ, जाए सवाल में बताएं बैंक ओवरड्राफ्ट कितने? 260 इज नेट ऑफ कैश। नेट ऑफ कैश, क्योंकि ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी टाइप चीज है और कैश इस तरह ही लिखा हुआ है उसने। फिर कितना ओवरड्राफ्ट था? ये दोनों अलग अलग नजर आने चाहिए या इकट्ठे नजर आने चाहिए? तो बैंक ओवरड्राफ्ट, एक अजीब सा लफ्ज लिख रहा हूं, ग्रॉस। हालांकि ये नेटिंग अलाउड नहीं है, लेकिन ये नेट था, नेट था। असल में ओवरड्राफ्ट कितना था?
295। मुझे उधर डायग्राम क्यों नहीं बनाई मैंने, ऐसे जाके 30 40 शाखें नहीं बना सकते ना, वो पड़ा नहीं हुआ। पड़ा हुआ या पड़ा हुआ या नेट हुआ है, नेट हुआ। तो नेट हुए तो फिर मैं यही कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ। कर लें आप भी, ट्राई लिख लें, मेहरबानी होगी आपकी सरकार। बोले बोले बैंक ओवरड्रान इज नेट ऑफ क्या, ये लाइबिलिटी टाइप चीज है, ये एसेट टाइप चीज है। अब बैलेंस शीट में क्या जाएगा, जल्दी 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 हिम्मत, ये जाएगा बैलेंस शीट में, हाँ ये जाएगा बैलेंस शीट में, हाँ ये जाएगा बैलेंस शीट में। हमने नेट चीजों से खेलना है या अलग अलग? क्या ये नेटिंग अलाउड है वैसे कि कैश ऑर्गेनाइजेशन के पास पड़ा ही ना हो? आपको पता है बैलेंस शीट के फेस पे कैश इन हैंड अलग नजर आता था, तो फिर कैश इन हैंड तो अलग शो होना चाहिए ना। बैंक ओवरड्रॉन की फिगर जो बैलेंस शीट में है, अच्छा मैं कह दूं कि एसेट बुक वैल्यू इज नेट ऑफ अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन, तो टेल मी द कॉस्ट। अब सुनो, बैंक ओवरड्रॉन इज अ लाइबिलिटी, इट इज नेट ऑफ एसेट, यानी इस तक पहुंचते हुए एसेट माइनस हो गया हुआ है। मैंने वो ओवरड्रॉन उठाया जो नेट था, ऊपर फिर वो कैश डाला जिससे वो नेट हुआ। तो मैंने सोचा कि अगर नेट ना होता तो क्या होता, तो समझ आया? कैश इधर आया वो कुछ भी नहीं, मैंने कैलकुलेशन करके अलग कर लिया। अब जब मैं बैलेंस शीट के फेस पर 295 लाइबिलिटीज में दिखाऊंगा और अलग से 30 कैश में दिखाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट की ये वाली फिगर मैं पोस्ट कर दूंगा प्रॉपर जगहों पे। पड़ी ये फिगर हुई थी, इसको अलग अलग करके शो कर दूंगा। ये नेटिंग की इजाजत नहीं है, वैसे उसने की हुई थी। SLS2 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशंस, नॉर्थ एंड साउथ। कोई फील हो रहा है चीजें इकट्ठी होके अब हम पढ़ना शुरू हो गए हैं स्टैंडर्ड्स को इकट्ठा। एसेट्स 340-74 कैनॉट बी एलोकेटेड टू एनी सेगमेंट। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ नॉर्थ एंड साउथ वर इन रेशियो ऑफ, नॉर्थ और साउथ के एसेट्स नहीं दिए, हम बैलेंस शीट बनाएंगे, पूरी कंपनी के एसेट्स ढूंढेंगे, हेड ऑफिस के माइनस करेंगे, नॉर्थ एंड साउथ के 4:3 करके निकालेंगे। हम बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट से पूरी कंपनी के एसेट्स उठाएंगे, उनमें से हेड ऑफिस के माइनस करेंगे और नॉर्थ और साउथ के निकालेंगे। नॉर्थ सेल कर रहा है साउथ को एट अ प्रॉफिट ऑफ, तो ये सारा डाटा किसके लिए है? IFRS 8 के लिए। कौन सा नोट बन गया? तीसरा। कितने नोट बनाने हैं? और तीन और बनाने हैं। एक ये बन गया, 3 थे मेरे ख्याल से, एक शेयर कैपिटल का बनेगा और एक लॉन्ग टर्म लोन टू डायरेक्टर का और एक, और फिर बैलेंस शीट का फेस भी क्या होगा? सेट होगा। ये क्यों करवाया है? हम तो अच्छा भला IFRS 15 कर रहे थे ताकि बच्चे अगली क्लास ना छोड़ें। तो इंशाल्लाह 3:15 बजे आ जाइएगा। MFA की क्लास नहीं है? क्यों नहीं है? सरासर कल क्लास लेंगे, कल डबल क्लास लेनी है उन्होंने। ठीक है, तो ठीक है फिर 1:45 ना करें, थोड़ा सा तो रिलैक्स हो जाए ना। तो इंशाल्लाह 2 बजे आ जाएं। कौन 2 बजे नहीं आएगा ये ज़रा हाथ खड़ा करके बता दें। 2 बजे क्यों नहीं आओगे आप? 1 मिनट, 1 बाय 1 क्यों नहीं आओ? कॉस्ट की क्लास है, किधर? दूसरे कॉलेज से तो क्लास ही नहीं मूव। चलो यूट्यूब पे मैं अपलोड करवा दूंगा, ले लोगे नहीं लोगे? अच्छा, और किसने नहीं आना? 1 मिनट, उधर हाइब्रिड वाले बैठे हैं, आपने क्यों नहीं आना? घर जाने हैं तो हम अपने घर छोड़ के इधर आके बैठे हैं, पता नहीं क्या क्या कुर्बानियाँ की हुई हैं। और 2:15 तो कोई नहीं तो, और किसने नहीं आना था? 2 बजे हाथ खड़ा किया था। 2 बजे से 4 बजे तक, 4:30 बजे तक, 5 बजे तक। तो अच्छा जल्दी